देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों की रोशनी में 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात की तारीख को जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इंतखाबात की तारीख से वक्ती तौर पर तो सियासी तूफान थमता नजर आ रहा है, लेकिन अब इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में बज़ाहिर कोई रुकावट दिखाई नहीं देती, मगर गैर यकीनी की सूरत हाल में लचक भी मुमकिन है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक माजी के फैसलों की तरह मतलूबा नताइज तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार लीडर खुद ही अपनी रिहाई के लिए अदालत से रुजू करते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है और उसी इस्टेब्लिशमेंट पर जिसको इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, अब उन्हीं से बात करने को भी तरस रहे हैं। सियासत में इस तरह के दोहरे मयार शायद नजरियात और असूलों का गला काट रहे हैं। इमरान खान साहब जो अपने इक़्तिदार में दूसरों के लिए बीज बोते रहे हैं, आज वो खुद ही फसल भी काट रहे हैं। आप एक करीबी दोस्त जिसमें फरागोगी और उनकी बहन और उनके शौहर के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जो कई सवालात को भी अब जन्म दे रहे हैं। अब मजीद सियासी दबाव बढ़ेगा भी। कोई इस्टेब्लिशमेंट तो कोई अदलिया के जरिए खुद को दलदल से निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कश्मकश में मुल्क की नाजरीन किसी को भी फिक्र नहीं है। आखिर हम जाती बुग़्ज़ ना दुश्मनी और बदले की आग में जलने के बजाय मिल बैठ कर बात करने को तैयार क्यों नहीं है, और कौन सी ताकत है जो इन सियासतदानों को एक पेज पर बिठाएगी, एक मेज़ पर बिठाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया अनवर रज़ा साहब, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा भी। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैम, कहिएगा, अब कुछ चीज़ें हमें स्टेबल दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो होंगे 90 रोज़ के अंदर ही होंगे, और अगर नहीं दे पाती इलेक्शन कमीशन ये तारीख या इस मुमकिन तारीख में नहीं इंतखाबात करवा पाती, तो कहा गया है कि करीबी कोई डेट जो है वो दी जाए। आप समझती हैं अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया, उसके बाद भी आप इंतखाबात वक्त पर होते देख रही हैं? इंशाअल्लाह मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि इंतखाब वक्त पे ना हो, कोई अमर माने नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन कह दिया कि अगर कोई मसला बने तो इसको थोड़े से आप इल्तवा भी कर सकते, लेकिन मसला क्या बनना है? देखें ना, 2 सूबों में इलेक्शन होना है, तारीख सदर ने डिक्लेयर कर दी है। अब सिर्फ यही है कि छुट्टी के दिन अगर हो ना, एक आध दिन तो आगे पीछे है ना, छुट्टी के दिन कर लें, हफ्ते के दिन कर लें, इतवार के दिन कर लें, तो पोलिंग स्टेशन स्कूल बनते खाली होते हैं, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए कि स्कूल सारे जो हैं ये हमारे ममलिकत की तहवील में है। उसके अलावा जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, इस साथ लड़कियां जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो लड़कियों के पोलिंग स्टेशन पे बैठेंगी पोलिंग ऑफिसर्स के तौर पे, और जो आदमी हैं वो बैठेंगे आदमियों के पोलिंग स्टेशन पे। आ जाके रह जाता है बैलेट पेपर। तो जो उम्मीदवार हैं आखिर वो फीस जमा कराएंगे ना अपने दाखिल करने के लिए इंतखाबी जो कागजात हैं, तो उसमें से बैलेट पेपर्स छप के फिर भी बहुत सारे पैसे बच जाए। तो इलेक्शन कमीशन के तो वारे नहीं आ रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ इसमें इल्तबा डालने की। मेरे तो समझ में नहीं आती क्या कोई वजह हो सकती है, कोई वजह नहीं हो सकती। मैम, आप समझती हैं जो 2 जज साहिबान का इख्तलाफी नोट आया था 184(3) के तहत कि ये केस काबिल समात नहीं, उस इख्तलाफी नोट की वजह से भी तो सियासतदान जो हैं वो उसको कई सवालात उस पर जन्म ले रहे हैं और उस पर बात भी कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? ऐसी बात नहीं, 184(3) में तो ये है ना कि जो अदालत है वो अज खुद नोटिस ले किसी चीज़ का जो होती है ऐसी जिसके पर सारे कौम, सारे शहरी जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। अब सवाल ये है कि जिस वक्त ऑलरेडी ये पेंडिंग थी पिटिशंस इसी मामलात पे, तो इनको 184(3) की ज़रूरत ही नहीं थी। और वो जिन्होंने इख्तलाफ किया है ना, उन्होंने फैसले के मतन से इख्तलाफ नहीं किया, उन्होंने यही कहा है कि इसको अस्तौर अपील सुना जा सकता था, तो 184(3) की इसके ऊपर इतलाक करना कोई ज़रूरी नहीं था। तो आप समझते हैं कि हुकूमत कोई उज़र बनाकर इंतखाबात को फिर डिले कर सकती है,
कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, कोई जो माशी इमरजेंसी है वो, या कोई और ऐसी कंडीशन लगा दे, क्योंकि इस वक्त अगर आप सियासी सूरत देखें तो PDM में शामिल तमाम जो जमातें हैं उनको ये इंतखाबात सूट नहीं करते। जिस पार्टी को ये अंदेशा हो कि वो कामयाब नहीं होगी या उनको इंतखाब में अवाम के ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे, वो तो चाहेगी ही नहीं ये इलेक्शन करे। वो कहेंगे जी हम बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आइन जो है उसका तकाजा ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है असेंबली के तहलील होने के बाद, तो अब वो जो 90 दिन का तकाजा है उसको पूरा करना ज़रूरी है। अब अदालत ने तशरीह भी कर दी है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और तारीख भी निकल आई है। तो अब क्या अमर माने हैं? अगर ये नहीं करेंगे इलेक्शन तो इसका मतलब ये है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, फिर इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकता है। साथ दूसरी बात जी तकाजा है तो ये आइन से भी गद्दारी है आर्टिकल 6 के साथ, तो इनको गद्दारी के बीच में भी इनकी हो सकती है सज़ा। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ हलकों में ये बात भी की जाती है कि अगर इंतखाबात करवाने ही हैं तो एक ही दफ़ा आम इंतखाबात करवाए जाएँ, बजट को जो है वो मद्देनज़र रख, क्योंकि सो पाकिस्तान को ये ख़तरात भी हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। बल्कि कुछ मौशी एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क। तो आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो इंतखाबात हैं वो एक ही दफ़ा अगर हम आम इंतखाबात की तरफ प्रोसीड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुल्क के लिए भी? देखिए, मेरे ख्याल की बात नहीं, आइन का तकाजा है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने ज़रूरी हैं और लाजमी है, इसलिए कि जो भी इस वक्त बागडोर संभाल रहे हैं रियासत की, उनको हमारे मुंतखब नुमाइंदे होना ज़रूरी है। मैं वोटर हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा मुंतखब नुमाइंदा जो है वो ये जो है रियासत की बागडोर संभाले और रियासत को अवाम के फ़ायदे के लिए चलाए। अब इस वक्त तो सूरत यह है कि जी PDM की सारी पार्टियाँ हैं, इनके भी इख्तलाफ है, इस तरफ ये PTI के साथ भी इख्तलाफात इनके चल रहे हैं। उन लोगों की कोई बात हो रही है जो आधी अवाम हमारी जो है सतह गुर्बत से नीचे, उनकी तो बात ही नहीं हो रही कोई। असल में तवज्जो उनको देने की ज़रूरत है। उनको तवज्जो तब मिलेगी जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आ जाएंगे इक़्तिदार में। अब इस वक्त जो हमने ये केयर टेकर बनाए हुए हैं कैबिनेट्स, इनका तो फंक्शन ही ये है कि ये 90 दिन में इलेक्शन जो है करें, और ये बहुत पॉलिसी डिसीजंस तो लेने का इनको इख्तियार ही नहीं है। लेकिन कहा ये भी जाता है कि पंजाब में KP जो है इस बात का तकाजा है कि इलेक्शन होने ही होने। लेकिन एक ये भी तासुर तो है ना कि इमरान खान साहब की ऑलरेडी हुकूमत थी जहाँ पर ऑलरेडी इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं, तो व्हाट इज द थिंग जो कि चेंज होने जा रही है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन इमरान खान को तो इन्होंने जैसे भी था मैनिपुलेशन करके उनका ख़त्म कर दिया ना उनका इक़्तिदार। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो वोटों के सर पे नहीं बैठे, ये तो गसब के तौर पे बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। तो गसब की तो इजाज़त हमारा आइन देता ही नहीं है, और जब गसब है तो इसको जो है इलेक्शन होने के साथ ये चला जाएगा। ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि पंजाब और KPK में जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना। हाँ, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो वहाँ इक़्तिदार उनके पास है जो केयर टेकर्स है। जस्टिस साहब, ये उनका जो है काम यही है कि वो इलेक्शन कराएं, उनका और कोई काम नहीं है। ठीक। जस्टिस साहिबा, ये बताइएगा, आप समझते हैं कि इस सियासी कश्मकश में जिस तरह अदलिया की ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं उनको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये किस मकसद के लिए किया जा रहा है? क्या कोई अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया जा रहा है, अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? कि अदलिया जो है ना वो इस वक्त या हमेशा दुनिया में जहाँ रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तशरीह करना अदलिया का काम है, और दाद रसी देना लोगों का जो आपस में उनका किसी वजह से इख्तलाफ हो या ये है कि सूबों के दरमियान कोई कशमकश हो तो उसका उन्होंने हल निकालना है और दाद रसी करनी है। इसलिए वो तो सबसे बेज़रर हमारा सतून है रियासत का, और उनको इस तरीके से आप दबाव में डालें कि जी हम अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे, ये जज हमारी मर्ज़ी का नहीं, ये फ़ैसला हमारी मर्ज़ी का नहीं। अब हम ये जो आ गए हुए स्मार्टफोन, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपकी ये जो है आपस में गुफ्तगू ये कोई और सुन नहीं सकता। अब मुझे हैरानगी होती है ये लीक्स कैसे होती है, ये लीक्स का तरीक़ेकार क्या है?
और ये इन्होंने क्यों राइज किया ये तरीका? तो इस पे जुडिशियल देखिए, इंक्वायरी नहीं आज़ादी होनी चाहिए? गुफ्तार है, लेकिन दूसरों की बात सुनना जो है ना, इसकी आज़ादी आपको नहीं, ईव्स ड्रॉपिंग। तो क्या आप नहीं समझते इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए? इस पे आप जुडिशियल इंक्वायरी के पीछे पड़ते हैं। मैं समझती हूँ जो काम है इस वक्त जो हमारी केयर टेकर कैबिनेट्स हैं कि रोज़मर्रा का जो है निज़ाम वो चलाते रहे और इलेक्शन कराते रहे। और इसमें सबसे बड़ा मैं समझती हूँ इस वक्त जिम्मा जो है ना वो आपका है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज़ पे चेमे गोई करनी, हर चीज़ पे तनकीद करनी, बाल की खाल निकालनी। आप तामीरी प्रोग्राम करें, लोगों को बताएं कि हुनर में कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सा हुनर उनको अपना लिया जाना चाहिए। डिग्री लेना एक बात है, मैट्रिक की ले, एफए की ले, बीए की ले, एमए की ले, लेकिन फिर नौकरी कितनी मुश्किल हो गई। आपको पता है आजकल लोगों को मुलाजमत नहीं मिलती। आज में हुनर हो, ईंटें लगा सकते हैं, प्लस्तर कर सकते हैं, नलका ठीक कर सकते हैं, बिजली चला सकते हैं। ये कितने सारे काम हैं जिससे इंसान आमदन कमा भी सकता है और किसी का मरहूने मिन्नत भी नहीं होता। आपने तामीरी गुफ्तगू की बात की। हम हमेशा अपने शो में मस्बत गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कोई वे फॉरवर्ड बताएं। मुझे बताइए, आप समझती हैं कि इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो हल हैं जो मुल्की मसाइल हैं उनका? क्योंकि अगर इंतखाबात में कामयाब होने वाले को हारने वाले तस्लीम ना करें और फिर वही काम हो जो अब हो रहा है, तो मुझे बताइए मुल्क को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? इसका हल क्या है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये आईनी इदारा है जी, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो शफाफ और साफ़ सुथरे इलेक्शंस करवाएं। और अगर वो साफ़ सुथरे और शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो इस पर कोई तनाज़ा नहीं होगा। एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। जो जीतेगी वो बरसर इक़्तिदार आएगी, जो हार जाएगी वो अपोजिशन में बैठेगी। और ये दुनिया में होता है। ये पाकिस्तान में एक निराली रीत हो गई है कि हर शख्स हर चीज़ पे तज्ज़िया शुरू कर देता है। ये जो तज्ज़िया कारी है ना, ये तो आई है मीडिया से। हर वक्त तज्ज़िया हो रहता है, हर वक्त तज्ज़िया हो रहा होता है। आप देखिए CNN का प्रोग्राम होता है, BBC का होता है, ये ऐसे हर वक्त के तज्ज़िये मैंने वहाँ नहीं देखे। देखिए हम होती तो जो बात मुस्बत होती, हम तो जो हालात देखते हैं, तनकीद जो है ना, ये किसी को सूद नहीं होती। हम तो तनकीद इसलिए करते हैं कि इसकी इस्लाह की जाए। मुझे बताइए, अगर मीडिया भी इन तमाम इश्यूज़ पर बात ना करे तो मुझे बताएं इस मुल्क का क्या होगा? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, कि इस मुल्क में हर होने वाली अच्छी बात को डिस्प्ले करें और हर होने वाले बुरे काम को भी हम कम अज़ कम आवाम के सामने लाएं? अल्टीमेटली फ़ैसला तो आवाम ने करना होता है। हमने तो सिर्फ इंडिकेट करना है और हमने हक़ाइक़ को सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने रखना होता है। That is what our duty is. हाँ, हक़ाइक़ तो आप लाएं, ख़बरों में ले आ सकते हैं, जो और दीगर आप कवरेज कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। लोगों की राय क्या है आप उनको पूछ सकते हैं। लेकिन ये मनफी जो है ना तज्ज़ियाकारी, इससे मेरा ख्याल है हमें इज्तिनाब करना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त एक तरफ जहाँ पर अनवर साहब अगर हो जाती मीडिया है के बात कि ये सारा कुछ गलत मलत है। जी, एक तरफ जहाँ पर मीडिया के ऊपर तनकीद की जाती है, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जब उनको इक़्तिदार से निकाला जाता है तो वो भी तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर तनकीद करते हैं, तो वो भी तनकीद सामने आती है। अब इमरान खान साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब उसी से उनको उम्मीद भी है कि वही उनको दोबारा इक़्तिदार में लेकर आए। तो एक ये भी तो साइड होती है चीज़ की। क्या है, मैं तो समझती नहीं हूँ ये इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ जो है, अगर इससे हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, उनका काम हमारे आइन के तहत है। हमारी बैरूने जो है ना हदें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और ये देखना कि बाहर से हमारी तरफ कोई ना आए। तो बस यही तो उनका काम है। उनका हमारे ये जो है अंदरूनी मामलात, उसमें मुदाखलत तो उनके किरदार का हिस्सा ही नहीं है। ना किसी पार्टी को ये तवक्को करनी चाहिए कि जी जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं उन्होंने हर चीज़ में दखल अंदाजी करनी। उनका दखल अंदाजी करने का तो कोई मकसद ही नहीं है। देखिए ना, सियासतदान ये काम ही नहीं है। सियासतदान तो खुद उनको इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत के लिए लाते हैं आगे। आप देखें कि अब खान साहब पहले तनकीद करते थे, अब वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इसी तरह अदलिया को किसी न किसी सियासी पार्टी ने अपने मकसद के लिए रखा हुआ है। जो उनके फैसले हक में आए तो अदलिया पर तनकीद नहीं की जाती, और अगर उनके फैसले खिलाफ आए तो फिर यही अदलिया बुरा है। मुझे बताइए कौन सा इदारा आइन के मुताबिक काम कर रहा है? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हर इदारे को आइन के दायरा कार में रहते हुए अपनी डोमेन में काम करना चाहिए।
बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जी तो फिर किसी भी चीज़ का हमें डर ही नहीं। और हमें यही देखना है कि जैसे इकबाल ने कहा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। 64% आबादी नौजवानों की है। मैं आजकल क्योंकि तालिबा हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं PhD की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये है कि इस उम्र में मैं किस सियासत में तो मुलव्वस होने को तैयार ही नहीं, ना पहले कभी सियासत में मुलव्वस थी। तो अगर कोई मुस्बत काम कोई करता है, आप हर एक को ये बताएं कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद ही नहीं, हुनर हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी आती है, आपके मीडिया पे आती, आप इस तरीके के और प्रोग्राम लगा सकते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 25A 18th अमेंडमेंट के बाद आया, वो कहता है हर बच्चे को 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक लाजमी और मुफ्त तालीम हासिल होती है। अगर स्कूलों में वो तवेले खोल ले और वहाँ गाय भैंसें बांध दे और उस तरफ जो है बना, तो फिर इस तरह तो नहीं ना। हर एक का, लड़कियों को वैसे ही नहीं स्कूल कई लोग भेजते कि ये घर में होंगी, छोटे बच्चों की। तो मैम इसमें कसूर किसका समझती हैं आप, और इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं? हम सब जिम्मेदार हैं और अपना अपना हिस्सा जो है ना, सब अगर डालेंगे ना मैं आपको जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे समझती हूँ, ना मैं अपने आप को समझती हूँ मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसमें मेरा हिस्सा भी है, इसमें आपका हिस्सा भी है। अगर हम सब इकट्ठे हों, जैसे कायदे आज़म ने फरमाया था, 3 चीज़ें हमारी होनी चाहिए, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मोहकम। और ये यकीन मोहकम का जो है ना, इसमें अपने आप पे भी यकीन करना। और फिर वो कहते हैं जो भी आपने करना है वो इश्क से करे। इश्क जो है ना वो सरापा दवाम है, इसमें नहीं रफ्तो बूद। आप जो काम करें उसको अंग्रेजी में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इश्क के लिए, पैशन। अपना तन मन धन उसमें लगाएं। लोगों को यहाँ आदत हो गई है कि जी पकी पकाई मिल जाए तो हमें कुछ करना ही ना पड़े। ये जो सोच है ना, ये मनफी सोच है। और ये सोच शुरू हुई जिस वक्त पाकिस्तान बना ना, ये जो पंजाब का हिस्सा है जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी आखिर भी यही आए। यहाँ पे बेशुमार हिंदुओं के एहसासे थे, जब वो यहाँ से गए एहसासे अपने यहाँ छोड़ गए और हमारा ईमान साथ ले गए। ये क्लेमें डालने के लिए जिसने कभी देखा ही नहीं था, वाघा बॉर्डर से पार कभी गए नहीं थे, उन्होंने क्लेमें डाल दी कि जी मेरी अमृतसर में इतनी जायदाद थी, मेरी फलानी जगह इतनी जायदाद थी। तो हमने तो अपना ईमान उसी वक्त जो है ना वो दाव पे लगा दिया। और यही आपका और मेरा काम है। अब मैं तो छोटा सा एक स्कूल चलाती हूँ, खैराती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ये बात समझाऊँ कि देखिए अपने आप पे आपने हमेशा रखना है इन्हिसार, और जो भी करना है वो अपनी पूरी कोशिश करके लगाना है, ताकि आप जिस काम में महारत हासिल करें वो कौम, मिल्लत, ख़ानदान, माशरा सबके लिए फ़ायदेमंद हो। काश के ऐसी सोच बाकी हमारे जो सियासतदान हैं जो इस मुल्क को रूल करते हैं उनकी भी हो। हम भी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी निशानदेही ज़रूर करें, ताकि इस मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब का फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज एज वेल। आपने प्रोग्राम को भी टाइम दिया, उसका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक हम डिस्कस करेंगे इस वक्त जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, और ख़ासकर इस वक्त जो नून लीग है और उनके साथ जो इत्तेहादी PDM की जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है, कुछ डिस्कशंस भी हुई हैं, उसकी ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इंतखाबात की डेट तो एक तरफ जहां पर अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रही हैं। जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो एक पेज पर नहीं आ पा रही है। इसी तमाम इशू में बात करने के लिए हमें दावत दिया, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा जरदारी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक बैठक हुई है और उसमें इंतखाबात की तारीख अनाउंस हुई है, उस हवाले से डिस्कशन हुई है। सर मैं जानना चाहूँगी अगर आपके पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे साथ आप शेयर कर सके, क्या डिस्कशन हुई है, हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है इंतखाबात को लेकर? मुझे उस डिस्कशन का तो इल्म नहीं जी, क्योंकि मैं मीटिंग का हिस्सा नहीं, नोट्स ऑफ द मीटिंग तो मेरे पास नहीं है। अच्छा। और दूसरा, हम गुजरांवाला में थे, अभी वहां से जलसा था, वर्कर्स कन्वेंशन, हमारा मरियम बीबी तशरीफ लाई थी, अभी वहां से वापस आया हूँ। तो इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं,
और सियासी जमातें कंसेंसस हो ना हो, जो तारीख होगी उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। जिनका काम तारीख देना है उन्होंने तारीख दी। हाँ, हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत के पास जो वसाइल हैं और जो चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन को वो मुहैया किए जाएंगे। ठीक है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आज भी मरियम बीबी का रवैया बड़ा सख्त था अदलिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो अपने इंजाम को पहुंच गया, तुम क्यों अपनी नौकरियों के पीछे पड़े हो। किसको मुखातिब कर रही थी? आपने अपने पहले जुमले में खुद ही बताया जी, अदलिया के मुतालिक जुबान बहुत सख्त थी और ये जुबान वैसे सख्त नहीं थी। इसमें वो जो आपके पास पहले बहुत वीडियो ऑडियोज आई उन जज साहिबान की जिनसे मियां नवाज शरीफ का एहतसाब कराया गया जी। फिर वो निगरान जज का मुकर्रर होना, फिर वो फैसले जितने भी आए उन फैसलों के ऊपर अदलिया के ही लोगों के बाद में जो तबसरे आए। कभी अगर नजीर मिलती है पाकिस्तान की अदालतों में कि एपलेट कोर्ट जो है वो खुद फैसले करने लग पड़े। मियां नवाज शरीफ के अलावा क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और किस बात पे वो कमीशन किस बात पे बना, जो उसकी बनाई गई हाई प्रोफाइल जो है वो तहकीकाती कमेटी, उन्होंने क्या क्या देखना था और निकला क्या कि अकामा क्यों था और अकामा क्यों ना था? क्या इसके ऊपर बात नहीं होगी? क्या जस्टिस शौकत सदीकी ने जो कहा, क्या वो कोई नून लीग के वर्कर हैं किसी सियासी जमात के? उन्होंने कहा कि बेंच जनरल फैज हमीद अपनी मर्जी से बनवाते थे जी। और ये प्रेशर था कि इंतखाबात से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देना। ये किसने कहा था? अदलिया के अंदर एक हाजिर जज ने कहा था। और उस जज के साथ जो हुआ, किस बात पे उनका एहतसाब हुआ कि घर की रेनोवेशन पे अखराजात ज्यादा किए हैं। क्या ये जज का काम होता है रेनोवेशन करना? कोई और चीज तो नहीं मिली। और फिर फायज ईसा साहब ने जो फैजाबाद धरने का फैसला लिखा, क्या उसके अंदर मौजूद नहीं कि जनरल फैज हमीद इन धरनों का बाइस थे? क्या एक हाजिर सर्विस जर्नैल ये कर सकता है? और फिर उसके बाद किसी ने कोई नोटिस लिया? नहीं, कोई नोटिस लिया। हुकूमत तो आपकी अपनी है, इस मामले पर और क्यों इंक्वायरी नहीं करते आप? अभी जो देखिए ना, अभी जो कल परसों की मिसाल है, 3:53 पे जमानत कैंसिल हुई किसकी? इमरान खान की। 4:10 पे दाखिल हो गई हाई कोर्ट के अंदर और 4:18-19 पे जमानत मिल गई। क्या एक आम शहरी इस तरह जमानत ले सकता है? तो चौधरी साहब मुझे बताएं फिर कौन है पसे पर्दा जो इमरान खान को फेवर कर रहा है? आपकी गुफ्तगू से तो मैं यही समझ पा रहा हूँ भाई। अच्छा, अभी पसे पर्दा आपको चाहिए? लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन नाम समझते लिया, हैं। जैसे शौकत सदीकी ने कहा था, फायज ईसा साहब के फैसले में मौजूद है। बाजवा साहब ने एतराफ किया, खुद जो है वो इमरान खान ने ये एतराफ किया कि नैब को बाजवा साहब चलाते थे। तो चौधरी साहब आपकी हुकूमत है, इस सारे इशू पर, मामले पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं आप? भाई हमारी हुकूमत को बहुत सारे काम हैं। जी जी। ये काम होंगे, तरजीहात जो हैं वो होनी चाहिए। अभी तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, अभी तरजीह दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अभी तरजीह मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है, अभी तरजीह जो है मुल्क की तजारत को बढ़ाना है। तो आपकी तरजीह में कोई 30 आपका है जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक तो पहुंचाना है। आपकी तरजीह में कोई 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात भी हैं या नहीं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान अगर किया है जी। तो मैं बतौर मुस्लिम लीग नून जमात के बिल्कुल तैयार हूँ। हम मैदान के अंदर उतरेंगे, भरपूर तैयारी से उतरेंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इकबाल साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे अभी आप बता रहे हैं इमरान खान साहब को बहुत फेवर्स मिलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो काफी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके बयानात ये जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि आर्मी चीफ साहब उनको दुश्मन समझते हैं और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं क्या करूं? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की परेशानी बनती है, उनके अपने इत्तेहादी हैं और आजकल में उनको वो शायद पार्टी का सदर या पंजाब का सदर बनाने वाले हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब को। अच्छा। उनका एक इंटरव्यू है, निकाल लीजिए कि नैपियां बदलने वाले चले गए। तो जब नैपियां बदलने वाले चले जाएं तो फिर बदबू ही आती है ना, बदबू आए तो फिर आदमी थोड़ा परेशान तो होता है। तो जो साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मरियम बीबी जो है वो पार्टी को मुनज़्ज़म कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ ला रहे हैं मुल्क में? देखें जी, ये हम बतौर पार्टी फैसला करेंगे, जब बुलाना होगा बुला लेंगे, आ जाएंगे वो। अभी जरूरत नहीं है आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे?
देखें, जरूरत है, हर वक्त है, अच्छा। लेकिन कब बुलाना है ये फैसला भी हमने करना है। तो ये भी फरमाइएगा, आप समझते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो इस वक्त तमाम मसाइल का हल हैं? जी बिल्कुल, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मेरा ये ईमान और यकीन है कि बर वक्त और मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम का और कोई जरिया नहीं। बर वक्त और मना इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत ही मुल्क के मसाइल को हल भी कर सकती है और बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। तो क्या तमाम सियासी जमातें जो इंतखाबात के बाद नताइज होंगे उनको तस्लीम करेंगी? क्योंकि इमरान खान साहब तो उसी इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं कि कबल अज वक्त है, मुझे आप आज पूछें, कल के हालात जो हैं वो बताएंगे। आज ये साबित हो रहा है कि 2018 के इंतखाबात से पहले जो मैनेजमेंट हुई वो सब ने माना, बाजवा साहब समेत सब ने माना कि उन्होंने की नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी किया, नवाज शरीफ को जेल में डाला, उसके कैंडिडेट तोड़कर दूसरी जमात के अंदर भर्ती करवाए। वो जनूबी पंजाब एक महाज बना था सूबा बनाने के लिए, आपको याद होगा। बहुत सारे और अराकीन, आजाद अराकीन को खरीदा। कई लोगों ने आके गवाहियां दी कि हमें नून लीग का निशान भरने से जो है मना किया। फिर जो है वो सारा करने के बाद एंड क्या रिजल्ट हुआ? आरटीएस भी बैठा, आपने सुना और देखा। फिर उस सारे के नतीजे में इंतखाबात तो आइंदा आने वाले किसी इंतखाब में अगर कोई गलती नहीं होगी, कोई धांधली नहीं होगी, तो यकीनन उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर फिर कोई ऐसा किरदार कोई अदा करेगा तो मेरा हक है मैं उसके ऊपर तबसरा करूं। चले, अब इलेक्शन के इंतखाबात तो कल के जो रिजल्ट है तो कल की बात है, लेकिन आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की, चूंकि आप लोगों की हुकूमत है और मेनली जब बात की जाती है पीडीएम की जमातों से तो हाईलाइट हमेशा नून लीग को किया जाता है। तो नून लीग किस तरह से इकोनॉमी को लेकर चल रही है? हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मिनी बजट आ चुका है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। मुस्लिम लीग नून को 2013 में जो मुल्क मिला था, अगर मैं मिसाल के तौर पे वो पेश करूं, पावर क्राइसिस था, न बिजली थी न गैस थी आपके मुल्क के अंदर, सियासी अदम इस्तेहकाम था, दहशत गर्दी की ये नौबत थी कि फौजी छावनियां जेरे जो है वो दहशत गर्दों के हमलों की जद में थी, आपके एयर बेसिस हमलों की जद में थे और फौजी छावनियां और कबायली इलाकों में मेरी पाक फौज के जवानों के साथ क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने है। कराची के हालात क्या थे वो भी आपके सामने है। हम जिस नारे के साथ आए थे उस नारे के ऊपर अमल करते हुए 5 साल की मुद्दत के अंदर पावर क्राइसिस को हल किया, बिजली और गैस दोनों को, और आइंदा 5-4 साल के लिए भी हल किया। सियासी इस्तेहकाम लेके आए, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो, जिस चीज का मैंडेट था सबको नवाज शरीफ साथ लेके चले। इवन पीटीआई के वजीर आला को अपने राइट हैंड पे बिठाते थे, गवादर को आबाद किया, बलोचों को सीने से लगाया, कश्मीर के बजट को बढ़ाया, जीबी के बजट को बढ़ाया, सबको साथ लेके चले। कराची में भी अमन हुआ और कबायली इलाकों में और सरहदों पे भी अमन हुआ। 2018 में हमने वो पाकिस्तान छोड़ा जो रोशन था, मुस्तहकम था, जमहूरी था। अब 4 साल की बर्बादी हो, उस बर्बादी के अंदर बाजवा साहब हों, फैज साहब हों, या हमारे बाबा रहमते के नाम से जिन्हें हम याद करते हैं साकिब निसार साहब हों, वो सबका ये किया धरा है। तो अब 4 साल की जो बर्बादी और तबाही है कि नाहल लोगों को ओहदों पे बिठाया, चोरी किया सारा पैसा, और मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसी चलाई जिसके साथ कारोबार जो है वो बंद हुआ। और सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी? अगर आप कभी वो बजट की किताबें उठाएं तो इस मुल्क का तरक्याती बजट कम किया। और आप किसी भी माहिर मईशत से पूछें कि किसी भी मुल्क की मईशत और कारोबार की बेहतरी उसके सालाना तरक्याती प्रोग्राम में, क्योंकि वो सबसे बड़ा पैसा होता है जो मुल्क के अंदर लगता है और जिससे कारोबार आगे चलता है। हमने तरक्याती बजट दिया था आखिरी जो है वो 1100 अरब का, और इमरान खान साहब सर इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है कसूरवार कौन है भी डिसाइड नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया, बहरहाल आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे चौधरी जाफर इकबाल साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। इसहाक डार साहब भी आज गुस्सा हुए जब उनसे इस्तीफे की बात की गई। मुस्लिम लीग नून से बात की थी तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से इस वक्त जो है वो हालात हैं। इमरान खान से बात की तो कहते हैं इनकी वजह से हो रहा है। तो ये आखिर इसका कसूरवार कौन है, हो किसकी वजह से रहा है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त अगर मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसहाक डार साहब इस बात की तसल्ली दे रहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना ही ये होगा। और लेकिन इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की ही की है, लेकिन एक बड़ा सख्त सवाल किया गया इसहाक डार साहब से इस्तीफ़े के मुतालिक, जिस पर वो इस्तीफ़ा भी हुए और कहा कि वो क्यों दे इस्तीफ़ा। अनवर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ओवरऑल, अगर मुस्लिम लीग नून से बात की जाए या PDM की जमातों से बात की जाए, तो वो यही कसूरवार ठहराते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इतने वर्स्ट फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं। अगर हमारी हुकूमत होती, हम रहते, तो आज मुल्क जो है वो, जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, हवा में होता, बहुत तरक्की कर रहा होता। और इमरान खान साहब लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि ये लोग आए हैं इसलिए हालात खराब हुए, हम तो मुल्क को सही तरक्की की राह पर लेकर जा रहे थे। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा किसकी वजह से इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है वो वर्स्ट हुई है? मुल्क हवा में है या नहीं, लेकिन आवाम ज़रूर हवा में है, क्योंकि वो पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसहाक डार साहब को आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे आउट देना चाहिए था, उन्हें आगे वे फॉरवर्ड बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर वो माजी की तरह, जो माजी की हुकूमत थी, उसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, पॉलिटिकली तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसहाक डार साहब भी नाकाम हुए हैं। अब तक जो उनकी नाकामी है वो सबके सामने है, क्योंकि ना तो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल की जा रही है, महंगाई उसकी वजह से 2 गुना और बढ़ती चली जा रही है, और जो कुव्वत ख़रीद है आवाम की वो ख़त्म होती जा रही है। जब कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती है तो फिर जराइम बढ़ते हैं, और जब जराइम बढ़ते हैं तो फिर लाकानूनियत अल्टीमेटली आपको पता है बढ़ती है। तो ये मुल्क उस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप ना मानिए कि डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम भी कहते हैं अल्लाह करे मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन आपको आए अब साल के करीब होने वाला है, क्या 1 साल नहीं होता अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए? इकॉनमी बेहतर करना एक तरफ, लेकिन हम एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने ये किया जिसकी वजह से आज मुल्क इस दहाने पे। फ़ाइन, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब आप बताइए आपने 1 साल क्या किया इस मुल्क की बेहतरी के लिए? आपने बड़े दावे किए थे कि जब मैं आऊँगा तो बिल्कुल जादू का चिराग होगा मेरे पास और मैं इकॉनमी को बेहतर कर दूंगा। ना तो डॉलर संभल सका आपसे, बल्कि रुपए की कदर भी कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, खामोश तूफ़ान उनके अंदर बरपा है। देखिए आप, इसलिए तो PDM की जो जमातें हैं वो डरती हैं कि हमें इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि हमने जो आवाम से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि आपने मुल्क की खातिर बड़ा कड़ा फैसला किया और आपने हुकूमत ले ली। ठीक है, अब आपने जब हुकूमत ले ली तो आपको तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इल्म होना चाहिए था। आपको बच्चे तो नहीं, आपने पहले भी हुकूमतें की हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत हो रही है और सियासत की वजह से मुल्क जो है वो पीछे जा रहा है। हमें अब इस सियासत से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, ठीक है, आप सबको एक मेज़ पर लाइए, बातचीत कीजिए कि हमने कैसे बढ़ना है। देखिए इस मुल्क में आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि IMF आपको कर्ज देने के लिए किस तरह आपकी नाक की लकीरें निकलवा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे। ऐसा पाकिस्तान जकड़ चुका है जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनका आपके साथ अगर कोई ताल्लुक है तो वो तो आपको किसी ना किसी हद तक फेवर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने किया, चीन ने किया, शायद इसी वजह से आप सर्वाइव भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, कड़े फैसले करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंतखाबात में अब आप जाएंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम होगा। फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर आपने मुल्क की खातिर ये सब कुछ किया तो अब भी काइंडली आप मुल्क के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर 13 जमातें मिलकर जो हुकूमत में हैं वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, तो मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास क्या लाहे अमल है जो वो कहते हैं कि इंतखाबात हो जाए तो वो अगर हुकूमत में आ जाए, 5 साल कोई हुकूमत होगी वो स्टेबल करेगी इकानमी को। देखें वो स्टेबल तब करेगी जब आप इंतखाबात के नतीजे में होने वाले नताज को तस्लीम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जब भी हम किसी भी सियासी जमात से ये बात करते हैं कि क्या आप इंतखाबात के नताज को तस्लीम करेंगे, तो हमेशा सारी सियासी जमातें इस नुक्ते पर एक हैं कि नहीं वही कबल वक्त होगा, जब इंतखाबात होंगे तो तब हम, क्योंकि इनकी नीयत में फतूर है। ये भी कहा जाता है कि अगर फेयर एंड फेयर ना हुए तो फिर हमारा हक बनता है कि हम इस पर बात करें। लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो नून लीग है इसके पास क्या इसहाक डार साहब के अलावा कोई और ऑप्शन है जो इसकी इकॉनमी को बेहतर कर सके? अगर है तो वो आप क्या समझते हैं, व्हिच वन बी द गुड ऑप्शन? देखिए मारिया, इसहाक डार के अलावा इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मिफ्ता इस्माइल थे, आप देखिए नहीं दोबारा नहीं आ सकते। एक तो पर्सनैलिटी क्लैश है, आपने देखा किस तरह उन्होंने इसहाक डार की पॉलिसी पर तनकीद की मिफ्ता इस्माइल ने, और आप देखें इसहाक डार के अलावा इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं। इन्हें अब इकानमी को बेहतर करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। अगर इस सूरत में इंतखाबात होते हैं
तो फिर आप देखिए कि जो नताइज होंगे वो इनके बिल्कुल बरक्स होंगे जो इन्होंने सोच रखा है। अब ये टाइम गेन इसलिए कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इकानमी को किसी ना किसी तरीके से सहारा दें और कुछ आवाम को रिलीफ दें, ताकि जब ये इंतखाबात में आएँ तो कुछ ना कुछ इनके हक में नताइज हो। देखिए मरीम नवाज साहबा किस तरह पार्टी को मुनज़्ज़म कर रही हैं और किस तरह जलसे कर रही हैं, मैराथन्स उनके जलसे हो रहे हैं पंजाब में, लेकिन उस तरह के नताइज उनको नहीं मिल पा रहे जिस तरह मिलने चाहिए, क्योंकि अवाम तमाम सियासी जमातों से नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं। देखिए अवाम को तो रिलीफ किसी जमात ने दिया, ना ही अवाम की कोई बात करता है। सब लोग अपनी अना के पीछे हैं, एक दूसरे को पर केसेस बनाने के लिए। जो काम इमरान खान साहब किया करते थे कि मैं इनको जेल में फेंकूंगा, इनको मैं अदालतों में इनके चक्कर लगवाऊंगा, आज सेम उनके साथ ये हो रहा है। उनके देखे ना करीबी जो फ़रग होगी, उनकी बहन और उनके हस्बैंड पर नैब ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो ये मकाफात अमल है, जब उनकी गवर्नमेंट आएगी वो इनको उठा के जेलों में फेंकेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहा है और चलता शायद रहेगा। चीज कॉमन नजर आ रही है अनवर साहब कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी ना किसी एक स्टेक होल्डर को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। अगर हम पीडीएम की जमातों की बात करें, खासकर नून लीग की, तो वो अदलिया को निशाना बना रही है। इमरान खान साहब की बात की जाए तो वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, बट लाइहा अमल किसी के पास नजर नहीं आ रहा। नहीं, किसी के पास वे फॉरवर्ड नहीं है कि हमने इस मुल्क को कैसे स्टेबल करना है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं वो अदलिया पर तनकीद कर रही हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया पर खासी तनकीद कर रही है। और अगर आप बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब पहले उसी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद किया करते थे और अब उनसे मुलाकात के लिए या मामलात के हल के लिए उन्हीं के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं कि वो शायद वही कोई ऐसा रोल प्ले करें जिसकी वजह से जो हालात हैं वो बेहतर हो, या शायद फिर इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट पूरा करें। मुझे नहीं लगता कि ये जो रवैया और रविश है ये दुरुस्त है। इसको अब तक करने की तमाम सियासी जमातों को ज़रूरत है। इस वक्त हमें अपनी अना को साइड पर रखना होगा और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। वक्त खत्म, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।